हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ में। और आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रमुख बीमारियों के बारे में और उससे संबंधित इम्पॉर्टेंट जानकारी। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे बीमारियों के प्रकार। कई बार हमारे एग्जामिनेशन में इसके सवाल देखने को मिलते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। बीमारियों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है जिसे हम कहते हैं संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज़। ऐसी बीमारियां जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाएं, आसपास रहने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से जो बीमारियां फैलती हैं संक्रामक कहलाती हैं। इन्हें मुख्य रूप से वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या परजीवी से होने वाले रोग भी कहा जाता है, जैसे कि टीबी है, इन्फ्लुएंजा है, ये हवा से फैलते हैं। हैजा और टाइफाइड जल से फैलते हैं। फूड पॉइजनिंग खाने से फैलती है। डेंगू और मलेरिया वेक्टर जनित रोग हैं जिसमें मच्छर वगैरह शामिल हैं। और संपर्क जनित रोग में जैसे कि खुजली और आँखों का सूजना या आँखों का संक्रमण है। ऐसे ही कुछ बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में कभी नहीं फैलती, साथ रहने से भी नहीं फैलती, इसी को हम कहते हैं असंक्रामक रोग। एक व्यक्ति से दूसरे में ये कभी नहीं फैलती हैं, जैसे कि हृदय संबंधी रोग, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, मधुमेह। मधुमेह को लेकर कई बार बच्चों में ये चिंता होती है कि मधुमेह जेनेटिक भी होता है, लेकिन वो कुछ विशेष परिस्थितियों के बारे में है। सामान्यतः मधुमेह जिस रोग का नाम है वो जीवन शैली संबंधी रोग है। श्वसन रोग जैसे कि दमा और सीओपीडी, ऐसे ही मानसिक रोग जैसे कि अवसाद और चिंता। ऐसे ही कुछ बीमारियां असुरक्षित लैंगिक संबंधों से फैलती हैं, यानी ये फैलती तो हैं तो ये संक्रामक, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में फैलेंगी और वो है असुरक्षित यौन संबंधों से। इन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी के नाम से बुलाते हैं, जैसे कि एचआईवी, सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडिया और जननांग हर्पीज। तो ये कुछ बीमारियां हैं। ऐसे ही कुछ बीमारियां आनुवांशिक होती हैं जो माता पिता से बच्चों में जाती हैं, यानी कि जीन और गुणसूत्रों के द्वारा माता पिता से बच्चों में जाना, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ऐसे ही कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो शरीर में पोषण की कमी से होती हैं, यानी किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से, जैसे विटामिन की कमी से होने वाले रोगों में स्कर्वी और रिकेट्स, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों में क्वाशीवोर्कर और मरास्मस बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों में घेंघा और आयरन की कमी से होने वाले रोगों में रक्ताल्पता। ऐसे ही कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जो किसी खास व्यवसाय के कारण होती हैं, यानी कुछ ऐसे लोग जो किसी खास व्यवसाय में काम कर रहे होंगे ये उन्हीं को होंगी। जैसे कि मान लीजिए सिलिकोसिस है, ये खनन कार्यकर्ता जो कोयले की खदानों वगैरह में कार्य करते हैं। एस्बेस्टोसिस जो कि सीमेंट की इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं। धूल और धुएं के संपर्क में आने से श्वसन संबंधी रोग। केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वालों में त्वचा के रोग और सुनने की क्षमता में कमी, जो लोग ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह पर काम करते हैं या ऐसी जगह पर जहां मशीनरी बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं। इन सब संबंधों में समझ में आता है कि ये विशेष क्षेत्र में होने वाली बीमारियां हैं। ऐसे ही कुछ रोग होते हैं जो मानसिक और मनोविज्ञान से संबंधित हैं, जिनको हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहेंगे, जैसे कि अवसाद यानी कि डिप्रेशन, चिंता यानी कि एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि डुअल पर्सनालिटी का हो जाना। ऐसे ही प्रतिरक्षी क्षमता की संबंधित रोग, जिसमें शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जैसे कि एलर्जी, अस्थमा। ऑटो इम्यून रोग हैं जैसे कि लूपस है, अर्थराइटिस है और प्रतिरक्षा की कमी से होने वाले रोगों में एड्स भी शामिल है। ऐसे ही हार्मोन संबंधी विकार भी हैं, यानी हार्मोन के असंतुलन से होने वाले विकारों में, जैसे थायराइड, डायबिटीज़, अधिवृक्क के विकार और पीसीओडी। ऐसे ही जन्मा अवस्था के साथ होने वाले रोग, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो तभी से ये रोग उपस्थित हो, जन्मजात हैं, कॉन्जेनाइटल हैं। हृदय के दोष हो सकते हैं, क्लाफ्ट पैलेट हो सकता है। क्लाफ्ट पैलेट का मतलब होता है कि होंठ यहाँ से कटा होगा या फिर ऊपर पैलेट जो होता है यानी कि हमारा तालू, उसमें कुछ समस्या आती है, यानी पूर्णतः विकसित नहीं होता है। ऐसे ही आता है स्पाइन विफिडा और डाउन सिंड्रोम। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हैं जो उपेक्षा या पर्यावरण से संबंधित रोग हैं, जैसे कि फ्लोरोसिस, आर्सेनिक यानी कि फ्लोरीन का अधिक मात्रा, आर्सेनिक की अधिक मात्रा, प्रदूषण से संबंधित रोगों में फेफड़े, हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक यानी गर्मी के कारण होने वाले रोग। तो ये उदाहरण के साथ विभिन्न प्रकार के रोग हैं, एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम अपने आज के समय में सारी बीमारियों के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये आजकल सारी बीमारियों का ब्रांड एम्बेसडर हो गया है, जिसको हम कहते हैं कोरोना।
तो कोरोना के बारे में भी कुछ बातें हमें समझनी है। कोरोना वायरस क्या है? तो कोरोना वायरस जो है ये एक परिवार का सदस्य है जिसको हम कहते हैं सार्स कोवी 2। सार्स एक वायरस की फैमिली है जिसको हम कहते हैं सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, श्वसन संबंधी बीमारियां लेने वाला। तो ये आपका सार्स कोवी 2 वायरस है। 2019 में इसकी पहली खोज हुई थी, इसलिए कोविड-19 इसको हम कहते हैं। और ये संक्रमण हवा के द्वारा फैल जाता है। किसी संक्रमित व्यक्ति में बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई, थकान होना, सिरदर्द होना, स्वाद या गंध का पता न चलना, उल्टी और दस्त होना, ये सभी इसके प्रमुख लक्षणों में आते हैं। अगर हम इसको लेकर देखें कि कितने प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RT-PCR का नाम आपने सुना होगा कि कोरोना के समय में हम सैंपल देते थे और 2 से 3 दिन के बाद हमें रिपोर्ट मिलती थी, वो RT-PCR है। लेकिन एक ऐसा टेस्ट जिसको तुरंत करके बता देते थे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता था, रैट जिसको हम कहते हैं। अगला आता है आपका CB0 आता है। तो CB0 टेस्ट वायरस के RNA की पहचान है। एंटीबॉडी टेस्ट आता है, चेस्ट का एक्सरे आता है और SpO2 मॉनिटर यानी ऑक्सीजन के लेवल की मॉनिटरिंग। तो ये सभी से हम पता कर लेते हैं कि कोरोना वायरस है या नहीं। इसके बाद कोरोना वायरस के दवा के लिए हमने क्या क्या किया? तो पैरासीटामॉल हम बुखार और दर्द के लिए, विटामिन C, D और जिंक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं थी, तो हम केवल शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे थे जिससे कि व्यक्ति सही हो जाए। ऐसे ही ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड वगैरह को देना। ऐसे ही एंटीवायरल दवाएं यानी कुछ ऐसी दवाएं जो वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं उनको देकर आराम करने जैसी स्थिति के लिए कहना। एंटीबायोटिक दवाओं के तौर पर हमने एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग सबसे ज़्यादा किया था। इसके बाद हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसने कौन सी वैक्सीन को तैयार किया? तो ये जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। इसके बाद कोवैक्सीन है, ये भारत बायोटेक ने तैयार करी है। ये दोनों भारत की वैक्सीन है। स्पुतनिक वी आप जानते हैं कि ये रशिया ने तैयार किया है। और इसके बाद आता है कॉर्बेवैक्स एंड ज़ाइकोविड, ये आपकी दोनों DNA वैक्सीन और प्रोटीन वैक्सीन्स हैं। इन सभी वैक्सीन्स के द्वारा हमने इलाज करने का जो है तरीका निकाला था। वैक्सीन्स कब दी जाती हैं? तो जितनी भी वैक्सीन्स थी ये शुरुआत में 15 वर्ष से 18 वर्ष के बाद के लोगों के लिए थी, और पहली खुराक, दूसरी खुराक और उसके बाद बूस्टर डोज, ये हमने दी हैं 3 तरह की डोज। कोरोना वायरस से बचाव के उपाय आज जानते हैं। मास्क पहनना, बार बार हाथ धुलना, बेवजह चीज़ों को न छूना, अपने हाथों को चेहरे पे बार बार न लगाना और दूरी बनाकर रखना, ये कुछ प्रमुख बातें थीं। और ऐसे लोग जिनको इसकी बीमारी का ज़्यादा खतरा था, पहला तो बुजुर्ग अवस्था 60 वर्ष से अधिक, या फिर हृदय, फेफड़े और किडनी जैसी समस्याओं से जूझ रहे व्यक्ति, इन सभी को इसकी समस्याएं ज़्यादा हुई थी। तो ये हमारे कोरोना के बारे में कुछ खास बातें रहीं। ऐसे ही कोरोना के परिवार जिसको हमने कहा है सार्स यानी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इस परिवार के सदस्यों में एक और आता है जिसको हम कहते हैं एड्स। ये एक ऐसा सदस्य है जिसकी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, दवाएं ज़रूर विकसित कर ली गई हैं इसके इलाज के लिए। तो सबसे पहले आता है कैसे होता है। तो एड्स के लिए HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करता है। और एड्स जो बीमारी है इसे हम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसमें कम हो जाती है। कैसे फैलता है? असुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित व्यक्ति के रक्त को चढ़ाने से, संक्रमित सुई इंजेक्शन का उपयोग करने से, गर्भावस्था में मां से बच्चे में और अंग प्रत्यारोपण के असुरक्षित उपायों में ये सब फैल जाता है। लेकिन यह वायरस स्पर्श करने, गले लगने, साथ बैठने, हाथ मिलाने, भोजन पानी, मच्छर के काटने इत्यादि से ये नहीं फैलता है। HIV के लक्षणों में लगातार बुखार बने रहना, गले में सूजन का होना, बार बार दस्त आना, त्वचा में चकत्ते या फोड़े पड़ना, पसीना आना, ये सारी अवस्थाएं इसमें आती हैं। हम इसका जांच कैसे करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए एक टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं एलिसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम जिस टेस्ट का उपयोग करते हैं वो एलिसा टेस्ट है। बाकी हमारे सामने रैपिड HIV टेस्ट भी होता है या वायरल लोड टेस्ट भी होता है जिसके द्वारा हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अगले पार्ट की ओर अगर हम बात करें तो HIV और एड्स के उपचार क्या हैं। तो कुछ दवाइयाँ हमने विकसित करी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दवाइयाँ क्या, ये थेरेपी के रूप में हैं जिसे हम कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। एड्स के इलाज के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसके अंतर्गत कुछ दवाएं हैं जिनका उपयोग करके हम व्यक्ति की इलाज करने की कोशिशें करते हैं और काफ़ी हद तक इस पर सफलता भी मिली है।
लेकिन अगर एचआईवी और एड्स की रोकथाम करना है तो कॉन्डोम्स का उपयोग, असुरक्षित यौन संबंधों से बचाव, सुरक्षित रूप से रक्त का दान करना और सुई को साफ तौर पर भेजना और नियमित जांच कराते रहना। एचआईवी की वैक्सीन अभी तक तो पूर्णतः प्रभावी रूप से नहीं बनी है, लेकिन इस पर संपूर्ण विश्व शोध कर रहा है और काफ़ी हद तक हमने इस पर सफलता प्राप्त कर ली है। आने वाले समय में बहुत जल्दी हमें इसकी वैक्सीन मिल जाएगी। आगे आते हैं कि इससे बचाव के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम चलता है जिसको हम बोलते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। भारत ने इस बीमारी से बचाव के लिए 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत करी थी और इसके तहत हम लोग दुनिया भर में लोगों को एड्स से जागरूक कर रहे हैं और जागरूकता के लिए इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर हैं। इसके बाद ART सेंटर है जहां पर निःशुल्क दवाएं उपलब्ध हैं और एचआईवी के लिए एक हेल्पलाइन भी है जिसमें आप जानते हैं हेल्पलाइन के लिए 1090 नंबर पर कॉल किया जाता है और जांच ली जा सकती है। साथ ही साथ हम इसके लिए एक दवा भी रखते हैं, जैसे कि ये हमारी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, तो आज के समय में हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटरों पर उपलब्ध कराने के बारे में सोचते हैं। तो ये एड्स के बारे में मुख्य बातें हैं। इसी प्रकार आज के समय में भारत के लिए गंभीर समस्या बनकर उभरी डायबिटीज़ पर बात कर लेते हैं। डायबिटीज़ कई तरीके की होती है, जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 1, इसमें शरीर इंसुलिन हार्मोन को बना ही नहीं पाता। टाइप 2 है, इसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन कम मात्रा में बनता है, आवश्यकता से कम, और एक गर्भकालीन डायबिटीज़ है जो केवल गर्भावस्था के दौरान दिक्कत देती है। डायबिटीज़ के लक्षणों में बार बार प्यास लगना, भूख लगना, पेशाब आना, थकान और कमजोरी होना, हाथ पैरों में सूजन, चिड़चिड़ापन या बीमारियों का अधिकतर संक्रमित हो जाना। इसके लिए भी हमने कई सारे टेस्ट किए हुए हैं, जैसे कि हम ब्लड शुगर का फास्टिंग टेस्ट करते हैं, पोस्ट पेंडिनल टेस्ट करते हैं यानी खाना खाने के बाद भी करते हैं, ओरल टेस्ट भी करते हैं, रैंडम ब्लड शुगर ग्लूकोज टेस्ट करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट आता है वो HbA1c आता है। आप जानते हैं कि डायबिटीज़ में 3 तरह के टेस्ट होते हैं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, और तीसरा कभी भी कर लो, रैंडम। लेकिन एक टेस्ट होता है जो कराने से 3 महीनों की औसत डायबिटीज़ पता चल जाती है, उसी को हम कहते हैं HbA1c। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टेस्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखें डायबिटीज़ का उपाय क्या है, तो हमारे पास डायबिटीज़ के टाइप 1 जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो हमें बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और डायबिटीज़ टाइप 2 है, इसमें कई प्रकार की मार्केट में दवाएं आती हैं, खास करके वो सब मेटफॉर्मिन है और हम उसी दवा को दे देते हैं। सभी मेटफॉर्मिन नाम की दवा है, अलग अलग डोज में दी जाती हैं। तो यहाँ पर चूंकि बन रहा होता है टाइप 2 में इंसुलिन लेकिन कम, तो हम दवा देकर उसका इलाज कर पाते हैं। और ज़्यादातर लोगों में कहा जाता है कि थेरेपी करें, डाइट कंट्रोल करें, जीवन शैली को सुधारें और ग्लूकोज के सेवन को कम करें। डायबिटीज़ में खान पान पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ों को खाना जो कि अधिक तेल, मैदे या फिर चिकनी और तली हुई चीज़ें हों, उन्हें नहीं खाना होता। और डायबिटीज़ में फल और सब्जियों का सेवन सबसे उत्तम माना जाता है। डायबिटीज़ से बचाव के लिए व्यायाम, वजन को नियंत्रित रखना, धूम्रपान और तंबाकू से दूर रहना, तनाव को कम करना, पर्याप्त नींद लेना और समय समय पर जांच कराना बड़ा ही ज़रूरी है। डायबिटीज़ के साथ समस्या ये है कि डायबिटीज़ बीमारी एक है लेकिन प्रभाव पूरे शरीर पर है। ये आँखों पर असर डालती है, किडनी पर असर डालती है, हार्ट पर अटैक डालती है, नसों पर अटैक डालती है और पैरों पर भी असर डालती है। घाव भर जाते हैं जल्दी किसी सामान्य व्यक्ति में, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट है तो घाव भरने में समय ज़्यादा लगता है। तो ये है डायबिटीज़ की कुछ खास बातें। अगला हमारे सामने आता है ट्यूबरकुलोसिस। भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक डायबिटीज़ है, तो दूसरा ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी जिसे आप कहते हैं। लोग टीबी को केवल मानते हैं कि ये फेफड़ों के लिए है, बट ऐसा नहीं है। टीबी जो है वो फेफड़ों की भी हो सकती है, हड्डियों की भी हो सकती है, लिम्फ नोड की हो सकती है, मस्तिष्क की हो सकती है, आंतों की हो सकती है, त्वचा की हो सकती है, जननांगों की हो सकती है। टीबी का मतलब होता है क्षय रोग, यानी किसी भी अंग का क्षयित हो जाना, कमज़ोर हो जाना, खराब हो जाना। तो कई सारे भागों में हो सकती है, इसीलिए विभिन्न प्रकार की टीबी होती हैं। लेकिन टीबी का इलाज 100% संभव है और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉट्स प्रोग्राम, और इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी और इसके तहत सभी टीबी पेशेंट्स को मुफ्त में सरकार की तरफ से दवाएं दी जाती हैं। क्योंकि इसका कोर्स बड़ा लंबा है, 9 से 12 महीने तक दवाएं खानी होती हैं लगातार बिना ब्रेक के। सरकार इतने लंबे समय तक खर्च उठाती है और कहती है कि आप दवाएं हमसे लें, लेकिन प्रतिदिन खाएं और 100% इलाज को सुनिश्चित करें।
और अगर कोई व्यक्ति दैनिक रूप से इन दवाओं को खाता है तो इसका इलाज भी हो जाता है। टीबी के लिए किए जाने वाले टेस्ट में ये बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले तो स्पुटम टेस्ट किया जाता है जिसमें लार और थूक के द्वारा किया जाएगा। दूसरा आता है जिसमें जेन एक्सपर्ट आता है जिसको MTB या RIF टेस्ट कहते हैं, यानी कि हम टीबी के बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो दवा हम खा रहे हैं उसका असर हो रहा है या नहीं। इसके बाद आता है CB0, बहुत अच्छा टेस्ट है जिससे कन्फर्म पता चल जाता है। कल्चर टेस्ट जिसमें बैक्टीरिया की वृद्धि कराकर दवा की संवेदनशीलता को चेक करते हैं। मंटॉक्स टेस्ट आता है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के स्किन के टेस्ट के लिए होता है, और हम लोग चेस्ट का एक्सरे कर लेते हैं और बलगम की कल्चर दांत को चेक कर लेते हैं। तो इतने प्रकार के टेस्ट हैं 7 तरह के जो टीबी के लिए आते हैं। टीबी की दवाओं के रूप में हमारे सामने सबसे पहले चरण पे हम आइसोनियाजिड, रिफैम्सिन, इस तरह की कुछ दवाओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि पैराजिनामाइड का उपयोग करते हैं और इथैम्बुटॉल का उपयोग करते हैं। 2 बड़ी फेमस हैं, आइसोनियाजिड और रिफैम्सिन, पहली 2। इसके बाद अगर यहाँ पर असर नहीं होता तो हम इनके अधिक डोज का उपयोग करते हैं, यानी अगले महीने से हम लोग कुछ दवा के डोज को बढ़ाते हैं और बाद में इन्हीं दवाओं को इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है अगर किसी में हमें बहुत तेजी से फ़ायदा ना दिखाई दे। टीबी सीधे तौर पर फेफड़ों को, जो कि सबसे सामान्य है, प्रभावित करती है। फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, सांस लेना संभव नहीं होता और इसी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी और शरीर में कमज़ोरी शुरू हो जाती है। टीबी की वैक्सीन की अगर हम लोग बात करें तो टीबी के लिए एक वैक्सीन है जिसको हम BCG वैक्सीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है BCG वैक्सीन। बैसिलस कॉलमिटी गुइरिन इसका नाम है और गुइरिन उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने BCG की वैक्सीन को खोजा था। BCG की वैक्सीन को जन्म के बाद बच्चे को सबसे पहले दिया जाता है क्योंकि हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरा ही इसी बीमारी का है। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि जन्म के बाद जितना जल्दी हो सके उतना दे दें, लेकिन जन्म के बाद कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर तो टीबी की वैक्सीन देना ही होता है और आज के समय में दे दी जाती है। तो ये है हमारे सामने टीबी से कुछ बचाव। इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कुछ विशेष दवाएं, यानी किन दवाओं को खाकर हम किस प्रकार बीमारियों का इलाज करते हैं। तो हमारे सामने बैक्टीरिया के लिए होती है एंटीबायोटिक दवाएं, वायरस के लिए होती है एंटीवायरल दवाएं, फंगस के लिए होती है एंटी फंगल दवाएं, परजीवी के लिए एंटी पैरासाइट दवाएं, दर्द कम करने के लिए एनाल्जेसिक, बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक, सूजन कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी, ऐसे ही एलर्जी को कम करने के लिए एंटी हिस्टाडीन, अम्लीयता को कम करने के लिए एंटाएसिड और पेट के अल्सर को कम करने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यहाँ पर मैंने कुछ दवाओं के नाम भी लिख रखे हैं। खैर आपको नाम याद नहीं करने हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे नाम हैं जो आप जानते हैं, तो एक बार इनको ज़रूर पढ़िएगा जिससे आपको नाम से कनेक्शन याद रहे। ऐसे ही कुछ और हैं, जैसे कि हमारे सामने आता है उच्च रक्तदाब हाइपर बीपी को कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के लिए एंटी डायबिटिक, रक्त के थक्के जमाने के लिए एंटी कोगुलेंट, ऐसे ही थक्के बने हैं उन्हें घोलने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक्स, ऐसे ही अस्थमा के लिए हम ब्रोंको डायलेटर देते हैं, सूजन और ऑटो इम्यून रोगों के लिए हम लोग कार्डियो स्टेरॉइड देते हैं, प्रतिरोपण या ऑटो इम्यून रोगों की प्रतिरक्षा को कम करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, रोगों की रोकथाम के लिए वैक्सीन देते हैं, हार्मोन के असंतुलन के लिए हार्मोनल दवाएं और कैंसर के लिए हम लोग एंटी कैंसर ड्रग्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पर इसके भी संबंध में कुछ उदाहरण है, एक बार ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर सीधे सीधे अगर आपको पढ़ना है तो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक है, वायरस के लिए एंटीवायरल है, फंगस के लिए एंटी फंगल है, पैरासाइट यानी परजीवी के लिए एंटी पैरासाइट है, विभिन्न बीमारियों के रोकथाम के लिए वैक्सीन्स हैं, दर्द कम करने के लिए एनाल्जेसिक है, बुखार के लिए एंटीपायरेटिक हैं, एलर्जी को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन्स हैं और अम्लता और अल्सर जैसे रोगों से बचाव के लिए एंटाएसिड दवाएं हैं, मधुमेह के नियंत्रण के लिए एंटी डायबिटिक दवाएं हैं और बीपी को कंट्रोल करने के लिए एंटी पैरासेंसिटिव हवाएं हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एंटी पैरासेंसिटिव जो दवाएं होती हैं ये कि उच्च रक्तदाब को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इस प्रकार से हम इन विभिन्न दवाओं का उपयोग करके विभिन्न बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट्स के माध्यम से एक क्विक रिवीजन रहा जिसमें हमने कुछ खास बीमारियां और मुख्य रूप से कुछ खास नियंत्रण पर बात करी है। तो चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज़ के तहत और एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करते हैं अपने ज़रूरी बातों का। सो थैंक यू वेरी मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।